हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोग का सेकंड पेपर है वो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो हम लोगों के शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में 5वां चैप्टर चल रहा था। मैंने आपको 4 चैप्टर पूरे कंप्लीट करा दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन क्लास को ना देखा हो तो उनको देखिए और क्या करिए, चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्या करना है, नोट्स बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाना है और क्लास भी बिल्कुल क्रम से ही लेते चलना है। तो जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्रविधियों के बारे में। मैंने आपको कई सारी प्रविधि करा दिया है। अगर अभी तक न देखा हो तो उनको देखिए और नोट्स बनाइए। तो जब अब जो हम लोगों की अगली प्रविधि थी वो थी उदाहरण प्रविधि। तो इसके बारे में मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था। तो चलिए अब जानते हैं कि शिक्षण में कितने प्रकार की उदाहरण प्रविधि है जिसका हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो शिक्षण में 2 प्रकार के उदाहरणों का हम लोग प्रयोग करते हैं। कौन कौन से हैं? पहला हम लोग का मौखिक या शाब्दिक उदाहरण। तो अब इसके अंतर्गत भी क्या क्या आता है। पहला आता है उदाहरण, दूसरा आता है शब्द चित्र, तीसरा आता है तुलना और चौथा आता है असमानता। उदाहरण का मतलब क्या होता है? उदाहरण का मतलब होता है जब आप लोग क्लास में कोई चीज़ पढ़ाते हो तो एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ाते हो बच्चों को, तो ये हो गया आपका उदाहरण। फिर आता है शब्द चित्र। शब्द चित्र का मतलब होता है जब आप लोग क्या करते हो, बच्चों को चित्र के माध्यम से पढ़ाते हो। देखा होगा छोटी क्लासों में कार्ड भी होते हैं जिसमें लिखा रहता है, ककारा लिखा रहता है, बने रहा करते हैं, छोटे छोटे कार्ड होते हैं। तो उनके माध्यम से क्या होता है, बच्चों को खेल खेल में भी सिखा दिया जाता है। इसके बाद फिर तीसरा नंबर आता है तुलना। तुलना की बारी आती है कि मतलब कंपेयर करना होता है 2 चीज़ों के बारे में, किसमें बताओ डिफरेंट क्या है। तो ये भी कार्ड के माध्यम से होता है, या तो फिर आप लोग बुक के माध्यम से भी कर सकते हो। बुक में भी मान लीजिए 2 चीज़ बनी हुई है, कोई भी 2 फिगर हों, फिर उनसे कह दिया जाए कि इनमें कंपेयर करके बताओ, तो कुछ ना कुछ तो चीज़ें क्या होंगी, डिफरेंट ही होंगी। मान लीजिए बुक में खरगोश का चित्र बना है और किसका बना है, हाथी का ले लीजिए। तो हाथी भी 4 पैर होंगे, खरगोश की भी होंगे, लेकिन कुछ चीज़ तो डिफरेंट होगी ना दोनों में। तो ये आपको क्या करना है, बच्चों से पूछना है। इसके बाद फिर आता है असमानता। असमानता का मतलब क्या होता है, जब चीज़ें समान ना हो। ठीक, ये होता है असमानता का मतलब। कोई भी 2 चीज़ें ले लीजिए आप, मान लीजिए फ्रूट्स में ले लीजिए अंगूर ले लीजिए और क्या लेंगे, सेब लेंगे। तो आप बच्चों से पूछेंगे बताइए इनमें डिफरेंट क्या है, तो बच्चा कई सारी चीज़ों को डिफरेंट बताएगा। तो ये क्या हुई, हमारी हुई असमानता। कलर का ही बता देगा कि जो ग्रेप्स हैं वो कैसे हैं, ग्रीन कलर के हैं, जो एप्पल है वो कैसे है, रेड कलर का है। और भी आप लोग पूछोगे कि 2-3 चीज़ें में मतलब 2-3 चीज़ इनमें डिफरेंट बताओ, तो क्या करेगा बच्चा, बताएगा। अगर ना बता पाएगा तो क्या करना है, आपको बताना है उसे। तो इन सब के माध्यम से क्या करोगे, आप बच्चों को सिखा दोगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। कई राज्य जिसे अध्यापक मौखिक रूप से बच्चों को समझा सके सरल, स्पष्ट और आसान भाषा में। इससे क्या होगा, इस विधि को अपना के आप लोग क्या करोगे, बच्चों को मौखिक भाषा यानी बोल के क्या करोगे, अच्छी तरीके से सिखा दोगे, ओरली। तो वही कहा गया है कि इस विधि का प्रयोग करते हुए क्या होगा, अध्यापक बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझा सकेंगे सरल भाषा में और स्पष्ट रूप से। ठीक, इसलिए इस विधि को क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो वही कहा गया है कि जिसे अध्यापक मौखिक रूप से बच्चों को समझा सके सरल, स्पष्ट और आसान भाषा में। चलिए अब जानते हैं, अब जो दूसरा उदाहरण है हमारा वो क्या है, दूसरा उदाहरण प्रविधि क्या है। दूसरी कह रही है दृश्य या अशाब्दिक उदाहरण। दृश्य का मतलब क्या होता है, देखना, और अशाब्दिक का मतलब यही होता है कि चीज़ें हैं जो तुमको क्या करना है, आप लोगों को बताना है। अशाब्दिक का मतलब क्या होता है कि रिलेट कर करके क्या करना है, चीज़ों को पढ़ाना है। तो वही कहा गया कि दृश्य या अशाब्दिक उदाहरण ये क्या होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। पहला आ रहा है मॉडल या नमूने, दूसरा आ रहा है भ्रमण या यात्राएं, तीसरा आ रहा है श्रृंगालय, चौथा आ रहा है मानचित्र। मॉडल या नमूने, आप लोगों ने देखा होगा क्लास में बच्चों को क्या किया जाता है, मॉडल और नमूने क्या किया जाता है, तैयार करने के लिए बोला जाता है। इससे बच्चा क्या करेगा, चीज़ों को देखेगा और फिर टीचर क्या करेंगे, पूछेंगे कि बताओ कि आप लोगों ने इसको क्या किया, किस तरीके से तैयार किया। तो बच्चा क्या करेगा, बताएगा शब्दों में। ठीक, इसके बाद होता है भ्रमण या यात्राएं। भ्रमण का मतलब क्या होता है, घूमना होता है। तो बच्चा क्या करेगा, मतलब घुमाया जाएगा तो वहाँ पे वो क्या करेगा, चीज़ों को देखेगा। फिर क्या करेंगे, टीचर पूछेंगे बच्चों से कि बताओ वहाँ पे आपने गए तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ों को देखा। तो इस तरीके से बच्चा क्या करेगा, देखेगा और क्या करेगा, बताएगा। फिर आता है श्रृंगालय। श्रृंगालय का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है। छोटे बच्चों को आप लोगों ने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो चीज़ों को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इकट्ठे किया करते हैं। तो ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है श्रृंगालय। ठीक, इसके बाद फिर आता है अगला मानचित्र, ग्राफ, चित्र, चार्ट
और आ रहा है अगला पाठ्य पुस्तक और श्याम पट्टे। इन सब के माध्यम से क्या होता है, बच्चा बहुत अच्छी तरीक़ों से सीखता है चीज़ों को। मानचित्र के माध्यम से भी, ग्राफ के माध्यम से भी, चित्र के माध्यम से भी, चार्ट के माध्यम से भी, और पाठ्य पुस्तक और श्याम पट्टे, ये सब क्या है, ये सब बच्चे की इन सब चीज़ों के माध्यम से क्या होता है, बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से क्या होता है, सिखाया जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है पाठ को रोचक और आकर्षक बनाने के लिए तथा बच्चों को चित्रों, मॉडल, चार्ट के द्वारा पढ़ाना व समझाना ही दृश्यात्मक उदाहरण होता है। क्या करें कि पाठ को रोचक और आकर्षक बनाने के लिए, यानी कोई पाठ है मतलब, तो इसके क्या है, बच्चा क्या करेगा, बहुत अच्छी तरीके से इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकेगा। तो वही कहा गया है कि पाठ को रोचक और आकर्षक बनाने के लिए तथा बच्चों को चित्रों, मॉडल, चार्ट के द्वारा पढ़ाना व समझाना ये क्या कहलाता है, दृश्यात्मक उदाहरण कहलाता है। दृश्यात्मक उदाहरण का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है, दृश्य का मतलब क्या होता है, देखना। तो क्या मतलब कि देख करके बच्चा क्या करेगा, चीज़ों को जल्दी समझेगा, वो इनके कहने का मतलब है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं, क्या कहते हैं कि एक बार देखना हज़ारों बार सुनने की अपेक्षा अच्छा होता है। कोई चीज़ है, आप क्लास में बच्चों को बता रहे हो, ठीक, लेकिन वही चीज़ अगर आप उसको ला के दिखा दोगे तो बच्चा क्या करेगा, जल्दी चीज़ों को समझ जाएगा। तो वही कहा गया है कि एक बार देखना हज़ारों बार सुनने की अपेक्षा क्या होता है, अच्छा होता है। कोई भी चीज़ अगर आप एक बार दिखा दोगे तो बच्चा क्या करेगा, जल्दी समझ जाएगा, 1000 बार बताने की अपेक्षा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग की अगली प्रविधि आएगी वो आएगी खेल प्रविधि से, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानेंगे कि खेल प्रविधि के माध्यम से आप बच्चों को किस तरीके से क्लास में सिखा सकते हो। इसको बोलते हैं प्ले वे मेथड। ये क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। बच्चे खेल खेल में जल्दी सीख जाते हैं क्योंकि बच्चों को खेलने में अत्यधिक रुचि लेते हैं और इस समय उन्हें सीखना बहुत आसान होता है। इसलिए बच्चों को शिक्षा देने के लिए खेल विधि का आविष्कार किया गया। क्या कह रहे हैं कि बच्चों को खेल खेल में जल्दी सीख जाते हैं। जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, खेल खेल में चीज़ों को क्या करते हैं, वो जल्दी सीख जाते हैं क्योंकि बच्चों को खेलने में अत्यधिक रुचि लेते हैं। बच्चे जो होते हैं, आप लोगों ने खुद देखा होगा कि क्या करते हैं, छोटे बच्चे जो, उनको खेलना पसंद ज़्यादा रहता है। वो लोग क्या करते हैं, खेल कूद में, मतलब खेल कूद में उनको ज़्यादा मन लगता है। तो वही कहा गया है कि बच्चे खेल खेल में जल्दी सीख जाते हैं क्योंकि बच्चों को खेलने में अत्यधिक रुचि लेते हैं और इस समय उन्हें खेलना बहुत आसान होता है। इसलिए बच्चों को शिक्षा देने के लिए खेल विधि का आविष्कार किया गया। क्यों किया गया है, क्योंकि बच्चों को खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और बच्चे क्या करते हैं, खेल खेल में चीज़ों को जल्दी सीख जाएंगे, इसलिए कहा गया है। ठीक, जो काम अपनी इच्छा से स्वतंत्र रूप से किया जाता है वही खेल है। बच्चों को खेल खेल में नई चीज़ें सिखाई जाती हैं। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो काम अपनी इच्छा से और स्वतंत्र रूप से किया जा सके, मतलब किसी का प्रेशर ना हो और बच्चा क्या करे, स्वतंत्र रूप से, मतलब कोई उसे कुछ कहना है तो वही क्या होता है, वही खेल होता है। तो वही कहा गया है कि जो काम अपनी इच्छा से और स्वतंत्र रूप से किया जाता है वही खेल है। बच्चों को खेल खेल में नई चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो बच्चों को क्या होगा, खेल खेल में नई चीज़ें सिखा दी जाएंगी। ठीक, तो इसलिए क्या करना है, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या करना है, खेल खेल में चीज़ों को सिखाने की कोशिश करनी है। जैसे आप लोग क्लास में ये है तो क्या करोगे, श्याम पट्टी यानी जो ब्लैक बोर्ड होता है उसमें कुछ वर्ड लिख दोगे। ठीक, इसके बाद फिर क्या करोगे, आप बच्चों से पूछोगे, बताओ खेल खेल के माध्यम से, मतलब कहोगे कि आओ इसको बताओ कि ये क्या लिखा है। तो बच्चा क्या करेगा, बताएगा, फिर बैठ जाएगा, फिर दूसरा बच्चा आएगा, तो फिर क्या होगा, आप लोगों को बताना है कि किसने सही बताया, क्या किया है। इसके बाद और भी कई सारी विधि होती है। मान लीजिए कार्ड होते हैं तो उनमें क्या होता है, अक्षर लिखे रहते हैं। तो आप लोग क्या करिए, क्लास में कार्डों को क्या करिए, बच्चों के सामने फेंक दीजिए और बोल दीजिए कि एक एक सब लोग उठा लीजिए। आप लोग गए होंगे टीचिंग करने तो ये आप लोगों को बताया भी गया होगा ये चीज़। तो आप लोग क्या करोगे, फिर फेंक दोगे, फिर बच्चों से पूछोगे कि कार्ड उठाओ। तो बच्चे क्या करेंगे, जितने बच्चे होंगे सब लोग एक एक कार्ड उठा लेंगे। फिर आप लोग पूछोगे बच्चों से, बताओ कौन से कार्ड में क्या अक्षर बना है। तो इससे क्या होगा, बच्चा सीख भी जाएगा चीज़ों को और जल्दी सीख जाएगा और इंटरेस्ट भी उसको आएगा। इसी तरीके से कई सारी विधियाँ होती है। आप लोग बच्चों को क्या करोगे, क्लास में भी खड़ा करके पूछ लोगे कि बताओ अपनी क्लास में, मतलब कि आज क्लास में बच्चे कितने हैं। फिर पूछोगे गर्ल्स की संख्या कितनी है, बॉयज़ की संख्या कितनी है, ये सब पूछ लोगे। क्लास में देखा होगा आप लोगों ने छोटी क्लासों में, प्राइमरी में, कि मतलब दीवार में भी बहुत ज़्यादा फिगर बने रहा करते हैं, मंथ नेम, गिनती, हर चीज़ लिखे रहा करती है। तो इससे भी आप क्या करोगे, बच्चों से खेल खेल में पूछ लोगे कि बताओ कौन अक्षर कहाँ लिखा है। तो ये क्या होगा, ये सब हमारी खेल विधियाँ हैं। तो इन सब के माध्यम से क्या होगा, बच्चा जल्दी सीख जाएगा।
अब आ रहा है विद्यालयों में खेल का महत्व। चलिए अब जानते हैं कि जो विद्यालय होता है तो इसमें खेल का महत्व क्या होता है। इसमें जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है बच्चों का शारीरिक विकास होता है। जब आप इस तरीके से बोलोगे बच्चों से कि जाओ बताओ कौन सा अक्षर कहाँ पे लिखा है, तो बच्चा क्या करेगा, दौड़ कर जाएगा ना, तो इससे क्या होगा, उसका शारीरिक विकास भी होगा, यानी उसका जो शरीर है वो भी अच्छा होगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है बच्चों में आपस में सहयोग की भावना जागृत होगी, और इससे क्या होगा, बच्चों को लगेगा मतलब आपस में क्या होगा, उनको सहयोग मिलेगा। ठीक, मतलब एक बच्चा जाएगा फिर दूसरा जाएगा, तो इससे क्या होगा, बच्चों को आपस में सहयोग भी मिलेगा। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि बच्चों में सामाजिक भावना का विकास होता है। खेल के द्वारा बच्चे का मानसिक तनाव दूर होता है। क्या होता है, खेल के माध्यम से जो बच्चे का जो मानसिक तनाव, यानी कुछ लोग रहते हैं जो मेंटल मतलब मानसिक रूप से क्या रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो वो एक आ गया है कि इससे क्या होगा, उनको जो मेंटली प्रॉब्लम है वो भी उनकी क्या होगी, सॉल्व होगी, किसके माध्यम से, खेल के माध्यम से। तो वो एक आ गया है कि बच्चों में सामाजिक भावना का विकास होता है और खेल के द्वारा बच्चों का मानसिक तनाव भी क्या होता है, दूर होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला पॉइंट आ रहा है वो कह रहा है खेल से बच्चों में नेतृत्व शक्ति का विकास होता है और बच्चे कार्य करके स्वयं सीखते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों में नेतृत्व शक्ति का विकास होता है और बच्चे कार्य करके क्या करते हैं, स्वयं सीखते हैं। मान लीजिए क्या होगा, बच्चे कोई भी चीज़ करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, कर करके क्या होगा, वो सीख जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है विभिन्न विषयों की खेल विधि। चलिए अब जानते हैं कि जो विभिन्न विषय मतलब सब्जेक्ट होते हैं कई तरीके के, उनको खेल विधि के माध्यम से किस तरीके से सीखा जा सकता है। पहला कह रहा है इतिहास, दूसरा कह रहा है विज्ञान, तीसरा कह रहा है भाषाएं और चौथा कह रहा है गणित और पांचवा कह रहा है भूगोल। इन सबको क्या होता है, इन सबको भी आप क्या करोगे, बच्चों को खेल खेल में सिखा दोगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है खेल पर आधारित शिक्षण प्रविधियाँ। चलिए जानते हैं कि खेल पर आधारित शिक्षण प्रविधियाँ क्या होती हैं। पहली है खेल विधि, दूसरी है किंडरगार्टन विधि, तीसरी है प्रोजेक्ट विधि और चौथी है मॉन्टेसरी विधि। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो मॉन्टेसरी विधि है ये किस पर आधारित है, तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि खेल पर आधारित है। ये सब पूछ लिया जाता है। किंडरगार्टन विधि के बारे में पूछ लिया जाता है कि जो किंडरगार्टन विधि है ये कैसी है, तो इसके बारे में भी आपको बताने पड़ेगा कि ये भी क्या है, ये भी खेल पर आधारित होती है। तो खेल पर आधारित कौन कौन सी प्रविधियाँ होती हैं, पहली आ रही है खेल विधि, दूसरी आ रही है किंडर गार्डन विधि, तीसरी आ रही है प्रोजेक्ट विधि और चौथी आ रही है मॉन्टेसरी विधि। ये सब किस पर आधारित है, ये सब खेल पर आधारित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है खेल विधि की आवश्यकता। चलिए अब जानते हैं कि जो खेल विधि होती है इसकी आवश्यकता क्यों होती है। पहला कह रहा है बच्चों की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, दूसरा कह रहा है बच्चों को क्रियाशील बनाना और जो तीसरा पॉइंट है वो कह रहा है बच्चों को नैतिकता और सहयोग का पाठ सिखाना। खेल विधि के माध्यम से क्या होता है, बच्चों की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए होती है। इससे बच्चे क्या होंगे, मतलब स्वतंत्र रूप से चीज़ों को क्या करेंगे, सीख पाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, बच्चों को क्रियाशील बनाना। इससे बच्चा क्या होगा, क्रियाएं करेंगे तो भी क्या होगा, बच्चों को अच्छा लगेगा और चीज़ों को सीखेंगे। तीसरा पॉइंट कह रहा है बच्चों को नैतिकता और सहयोग का पाठ सिखाना। इससे बच्चों में क्या होगा, नैतिक विकास होगा और उनमें क्या होगा, सहयोग की भावना भी विकसित होगी। वो लोग क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे की हेल्प भी करेंगे। चौथा पॉइंट कह रहा है बच्चों की प्रकृति के करीब लाना। इससे क्या होगा, बच्चा प्रकृति के करीब जाएगा। जब चीज़ों को सीखेगा खेल खेल में तो क्या करेगा, चीज़ों को देखेगा, तो इससे क्या होगा, बच्चा प्रकृति के करीब भी जाएगा। पांचवा पॉइंट कह रहा है कि बच्चों में मानसिक और रचनात्मक शक्ति का विकास होता है। इससे बच्चा क्या होगा, मानसिक रूप से भी और रचनात्मक रूप से भी क्या होगा, शक्ति का विकास होगा, यानी उसका माइंड का भी डेवलपमेंट होगा। और रचनात्मक शक्ति का मतलब क्या होता है, क्रिएटिव, कुछ सोचेगा, देखेगा चीज़ों को तो फिर क्या करेगा, सोचेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग की अगली प्रविधि आएगी वो आएगी समूह चर्चा प्रविधि। ये क्या होती है, इसी को बोलते हैं वाद विवाद। ठीक, ये समूह चर्चा या वाद विवाद प्रविधि यानी ग्रुप डिस्कशन, इसके बारे में जानते हैं। कह रहे हैं इसमें कि वार्तालाप, वाद विवाद, नायिका, परिचर्चा, समूह चर्चा, ये सब क्या है, ये सब इसके नाम हैं। किसके, इसी के समूह चर्चा के। समूह चर्चा प्रविधि या इसी को बोलते हैं वाद विवाद प्रविधि, और इसको किस नाम से जाना जाता है, और इसको जाना जाता है वार्तालाप के माध्यम से। मतलब वार्तालाप भी इसी विधि को कहते हैं, वाद विवाद भी इसी को बोलते हैं, नायिका परिचर्चा भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, समूह चर्चा भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, समूह चर्चा या वाद विवाद प्रविधि को बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि समूह चर्चा विधि का अर्थ। सबसे पहले ये जानते हैं कि जो समूह चर्चा विधि होती है तो इसका अर्थ क्या होता है, इसके अर्थ के बारे में जानते हैं।
कहा गया है कि इसमें 5 से 10 सदस्य होते हैं। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 5 से 10 सदस्य होते हैं और एक विषय को लेकर आपस में विचार विमर्श या चर्चा करते हैं। इसमें आपस में प्रश्न पूछकर समस्या को सुलझाया जाता है। तो मतलब ये विधि कैसी है? ये विधि ये मतलब ये होती है कि इसमें कितने बच्चे लोग होते हैं? टोटल 5 से 10 लोग होंगे। फिर कोई एक विषय होगा, उस पे मतलब सब लोग क्या करेंगे? विचार विमर्श करेंगे। यानी सब कोई अपनी अपनी बात को रखेगा। फिर क्या होगा? विचार विमर्श करके फिर क्या होगा? उस प्रॉब्लम को क्या होगा? सुलझाया जाएगा। ठीक, तो ये हमारी क्या होती है? समूह चर्चा विधि होती है। इसका जो अर्थ है वो यही होता है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी और आपने क्या किया होगा? प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आप लोग क्या करिए, वीडियो अगर पसंद आई हो तो दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, इससे क्या उनकी भी हेल्प हो सके। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहे। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए तो उससे भी हो जाइए, उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है। चलिए हम लोग मतलब कि अब जो है तो हम लोग क्या करेंगे? आगे पढ़ेंगे आगे क्लास में। आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।